चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर? Recording in progress. यस, नो? क्लियर है क्या Yes, ऑडियो वीडियो? यस सर। yes, sir. चलो, सो लास्ट लेक्चर जो है हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फ्रॉम द टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, उसके अबाउट शुरू भी किया था। आई होप कि सब लोगों ने जितना भी होमवर्क बोला है वो सारा कंप्लीट किया होगा। मॉड्यूल में से भी जो सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले हैं उसको भी सॉल्व किया होगा, ये एज्यूम करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम सिमिलर पार्ट का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं और हम फिर से जो है कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम जो पहले से इक्विलिब्रियम में होती है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो नेक्स्ट केस में आपको बोला गया है कि एक कंडीशन है यहाँ पे और ए फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे दो ब्लॉक्स आपको दिए हैं एंड यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक वॉल है। पहला ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है m1 एंड विच इज इक्वल्स टू 5 kg। दूसरा ब्लॉक आपको दिया है m2 जिसका मास है 10 kg एंड इनको हम अप्लाई कर रहे हैं एक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन। तो अगर ये ब्लॉक ए होगा, ये ब्लॉक बी होगा, तो पहले हमें इसकी करनी है एफबीडी ड्रॉ एफबीडी फॉर ए एज वेल एज बी एंड एट द सेम टाइम हमें फाइंड करनी है रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय वॉल, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय वॉल। एक्सलेंट, वेरी गुड, श्रवण का आंसर भी आ गया। चलो, तो यहां पे हमें नॉर्मली मालूम है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उतनी रिएक्शन वॉल भी प्रोवाइड करने वाली है। तो इसका मतलब हम अगर पहले यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारा ये ब्लॉक आ गया ए, तो सबसे पहले कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा हमें? mg mg एम दिया है उसका 5 kg, तो यहाँ पे mg मतलब बनेगा 50। और सरफेस क्या करेगा, उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, वो बनेगी n1। अगर मैं दूसरे ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा बी के लिए, तो उसका मास दिया है 10 kg, तो इसका वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी 100 kg. 100 kg नहीं, 100 न्यूटन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी n2। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। अगर मुझे सेम फ्री बॉडी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को शो करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोर्स शो करना पड़ेगा और ये फोर्स रहेगा 200 Newton. हाउ मच, 200। और यहाँ पे दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ये डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, ये करेक्ट है क्या? देखो इसको एक बार, Yes, sir. क्या ये कौन सा फोर्स मैंने ड्रॉ किया है? कौन सा फोर्स AB है? force. क्या होता है एनएबी का मतलब? एनएबी का मतलब कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइडेड ऑन ए बाय बी। मतलब ये बी वाला ब्लॉक जो ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो कांटेक्ट फोर्स आ गया। इसका मतलब सेम अमाउंट का कांटेक्ट फोर्स बस अपोजिट डायरेक्शन में ये बी वाले ब्लॉक के ऊपर ए एक्सर्ट करेगा, मतलब ये एनएबी बनेगा। एंड इसको फिर ये एक्शन देने के बाद वॉल भी क्या करेगी, इस ब्लॉक बी के ऊपर इक्वल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है सबको फ्री बॉडी डायग्राम? Yes, sir. तो फर्स्ट ब्लॉक के अलोंग अगर समेशन ऑफ यप अलोंग एक्स इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एन ए बी बनेगा 200। उसी की तरह अगर एन ए बी एंड एन बी ए इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो बनेंगे इक्वल्स टू 200 न्यूटन। एंड यहाँ पे ब्लॉक बी में हम देख रहे हैं कि एन बी ए इज इक्वल्स टू है एन बी डब्ल्यू, यानी कि जो रिएक्शन वॉल प्रोवाइड करने वाली है वो भी अगेन कितनी रहेगी, 200 न्यूटन की। क्लियर है? तो सेम वही पार्ट है जो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, नया कुछ भी यहाँ पे एडिशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अभी आपको और कुछ जैसे कि अरेंजमेंट दी जा रही है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट दी है और इस अरेंजमेंट में आपको बोला है कि इस तरह का एक पीट है, एक खड्डा है, और इस पीट में खड्डे में अगर हम यहाँ पे कोई भी स्पेरिकल बॉडी को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्पीयर इस तरह से प्लेस किया है, अरे स्पीयर, ये स्पीयर है एंड इसके बाजू में और एक छोटा सा यहाँ पे स्पीयर है। तो ऐसे दो स्पीयर यहाँ पे कांटेक्ट में है।
ये पहले वाले स्पीयर को मैं बोलता हूं एज ए, दूसरे वाले स्पीयर को बोलता हूं मैं एज ए बी। तो हमें अब क्या चाहिए, इसकी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी ड्रॉ करनी है इसकी। कर सकते हैं क्या ड्रॉ? यस नो बोलो। यस सर। तो पहले अगर मैं यहाँ पे ये स्पेयर ए कंसीडर करूंगा तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूं। तो ये पी पॉइंट के ऊपर ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, यानी सरफेस उसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड ये रिएक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगी, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। और ये रिएक्शन रहेगी बाय वॉल ऑन स्पीयर ए, तो इसको हम NaW बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय वॉल ऑन स्पीयर ए, ऑन ए बाय वॉल, ठीक है। और कोई फोर्स यहाँ पे होगा क्या? यस सर, बॉल अगर बी का। क्यू पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में, तो वो भी क्या करेगा, रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मुझे और एक रिएक्शन मिलेगी, दैट विल बी रिएक्शन एट पॉइंट क्यू, मतलब स्पीयर ए के ऊपर बाय द अगेंस्ट सरफेस। नीचे वाले को मैं सरफेस बोलता हूं, वर्टिकल को मैं वॉल बोलूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन इस पॉइंट को अगर अपन आर कंसीडर करेंगे, जहां पे दोनों स्पीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये भी क्या करेगा, रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड ये वाली रिएक्शन रहेगी ए बी, मतलब स्पीयर ए के ऊपर आने वाली रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय बी। इनको छोड़ के और कुछ होगा क्या फ्री बॉडी डायग्राम में, या सब कुछ आ गया? सर mg बाकी। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका अगर मास m1 होगा तो इस m1 की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा m1 इंटू जी, जो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? अभी सेम डायग्राम हमें किसके लिए चाहिए, फॉर सेकंड बॉडी। अब सेकंड बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो क्या क्या आएगा बोलो, कम ऑन फास्ट। सर नॉर्मल बाकी। पहले नॉर्मल कंपोनेंट, कौन से नॉर्मल कंपोनेंट होंगे अभी यहाँ पे? NBW। देखो सेम डायग्राम अगर अपन ये बी वाले स्पीयर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, छोटा बड़ा हो गया, ये बी वाला स्पीयर आ गया। अब इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसका M2G वाला वेट तो डाउनवर्ड जाएगा, वो आगे पहली केस में। अब क्या हो रहा है कि जहां पे आर पॉइंट पे ये पहले वाले स्पीयर के साथ कांटेक्ट में था, तो उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा अगेन ये रहेगा रिएक्शन प्रोवाइडेड ऑन बी बाय ए। एंड उसके साथ में यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेते हैं यस, जहां पे वॉल का कांटेक्ट था, तो वॉल भी इसके ऊपर रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, मतलब ये बनेगा NBW, ठीक है। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, एकदम सिंपल। अभी कल के लेक्चर में भी वही किया था, आज भी वही कर रहे हैं। आपको आइडिया आ गया होगा कि जितने सारे फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं, वो सारे के सारे हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर वो कांटेक्ट फोर्स हो या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। लेकिन जब तक ये अपन लॉज ऑफ मोशन को रिलेटेड टू मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स की केस में हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ द बॉडी को कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर? तो अगर आपको बोला जा रहा है कि बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। अभी कल के एग्जांपल जिनके बारे में अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको अगर बोला है कि ये ब्लॉक है, इसका इंक्लिनेशन अब दिया है 30 डिग्री, कल मैं बस इसको थीटा बोल देता था, आज यहाँ पे आपको वैल्यू भी दी है कि ये 30 डिग्री इतनी इंक्लिनेशन पे है। एंड इसके ऊपर आपको बोला है कि एक ब्लॉक है, इस तरह से प्लेस किया है, और ये ब्लॉक का मास आपको दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक एज 10 kg, और आपको बोला है कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, सरफेस है वो स्मूथ है। और मैंने बोला है कि क्वेश्चन में सरफेस स्मूथ या फ्रिक्शन लेस ऐसे मेंशन नहीं करेंगे, अगर मेंशन नहीं किया तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की कोई भी बात होगी तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके एक्सप्लेन करना कंपलसरी होता है। अगर नहीं है, जैसे 1 की केस होती है, सिर्फ 1 है मतलब अपन उसको +1 लेते हैं, लेकिन -1 है तो उसके साथ हमें माइनस लिखना पड़ता है। वही केस होती है कि नॉर्मली हम जो सरफेस कंसीडर करते हैं वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, अगर वहां पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रिलेटेड आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको फाइंड करना है कि ये ब्लॉक को अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड ये फोर्स अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रख रहा है, तो ये फोर्स कितना होगा। कल भी मैंने सेम टाइप का थ्योरेटिकल पार्ट बना के दिया था,
देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया था, और कल की तरह Sir, श्रवण का 100 by आंसर भी root आ गया, 3. सनी का भी आ गया, वेरी गुड। क्या था फॉर्मूला, याद है कल का? mg tan F theta. is equals to theta. mg tan mg theta. tan ऑफ थीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे mg बनेगा 100, tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी 100√3 न्यूटन। ये क्वेश्चन में जैसे हो गया, उसी तरह से हर एक क्वेश्चन की केस होनी चाहिए बेटा। अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले मुझे 8-10 आंसर यहाँ पे मिल गए थे, है ना। देवेश तो पॉइंट में कैलकुलेट करके भी बोल रहा है। तो ये हमें रिक्वायर्ड है एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, लेकिन ये कब होगा? क्या लगता है आपको, ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका आंसर रेडी था? क्या मतलब इससे कुछ अलग था क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन सिंपल नहीं था, क्वेश्चन डिफिकल्टी है, लेकिन इसमें एक प्लस कंडीशन ये थी कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अगेन उसमें वैल्यू पुट करके आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, इसलिए वो आपको सिंपल लगा। मतलब क्लियरली हमें यहाँ पे आइडिया मिल रही है कि अगर हमें फिजिक्स को सिंपल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की तरह हर एक क्वेश्चन को, जब तक वो एकदम हम सेटिस्फाई नहीं होते उस क्वेश्चन से, तब तक प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि फिर से यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस दिया है, और इस इंक्लाइन सरफेस का इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब हम 400 न्यूटन इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये ब्लॉक स्टेशनरी रहता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इस ब्लॉक का मास कितना होगा? Forty kg. वेरी गुड। कैसे? सेम Yes, sir. कंडीशन है तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो यम इज इक्वल्स टू बनेगा F अपॉन जी tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे फोर्स दिया है 400, जी मतलब होता है 10 एंड tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे 40 kg हमें यहाँ पे मास मिल गया। अगेन अगर मैं सेम क्वेश्चन को इस तरह से एक एडजस्टमेंट कर दूं और यहाँ पे बोलूं कि आपको यहाँ पे थीटा मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास था 20 kg, और इसको इस इंक्लिनेशन पे मेंटेन रखने के लिए जो है मैंने हॉरिजॉन्टली जो है 600 न्यूटन वाला फोर्स एक्सर्ट किया था। सो व्हाट विल बी द थीटा इन दिस केस? 3. 3। So tan inverse of 3. tan इनवर्स ऑफ 3, वेरी गुड। फिर से वही रिलेशन आएगा, हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा F अपॉन mg। तो F है 600, m इंटू जी कितना होगा 200, यानी आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3। मतलब कि देखो, कल से अपन जो फ्री बॉडी डायग्राम में मेहनत ले रहे, एफर्ट्स ले रहे, तो उसमें आगे जाके बस यही चेंज होने वाला है। यहाँ पे हमने इन जनरल स्टैंडर्ड केस दिखी है कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस होते कौन से और उसकी डायरेक्शन कैसी शो करनी है। आगे जो है एसबीटी में होगा या फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन में होगा या फिर फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस में होगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड की जाएगी अगर इक्विलिब्रियम की केस देते हैं तो। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो उसकी केस और भी सिंपल है, वो आगे जाके आपको समझ में आएगी, ठीक है। सेम कंडीशन का आगे का आपको एक क्वेश्चन दिया है और जिसमें आपको बोला है कि इस तरह का एक सरफेस है। अगर कल आपने सॉल्व किया होगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पे दिखा होगा आपको, ये मॉड्यूल में ही क्वेश्चन दिया है आपको। यहाँ पे इंक्लिनेशन बनाया है 30 डिग्री और इसके इन बिटवीन आपको एक ब्लॉक, एक स्फीयर इस तरह से प्लेस करके दिया है। और ये वाला स्फीयर, हाँ, इस तरह से प्लेस करके दिया है और उस केस में ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। ये ए है सरफेस, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, वहां पे बी है। एंड क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस ब्लॉक का जो मास है वो अगर आपको 100 केजी बोला है तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट ए एंड बी कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन के ऊपर थिंक नहीं करना है, जो हमारी प्रोसेस हमने पढ़ी है इससे ही सॉल्व होने वाला 101%, तो उस प्रोसेस को आप एज इट इज अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमें इसकी करनी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते टाइम यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन ये ए वाला सरफेस प्रोवाइड करेगा, उसकी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है। देन बी की तो हॉरिजॉन्टल आएगी, उसका कुछ इश्यू नहीं है। एंड इसका जो वेट होगा mg, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। यानी हमें बस इस नॉर्मल रिएक्शन के बारे में उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए वहां पे एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अगर एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी को मैं अलग से वही स्फीयर ड्रॉ करता हूं
और यहाँ पे कंडीशन है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है mg, देन इस डायरेक्शन में रिएक्शन है प्रोवाइडेड बाय b, एंड इस डायरेक्शन को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो, तो ये है कौन, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे a को जब तक अपन रिजॉल्व नहीं करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस Na को रिजॉल्व करने के लिए मुझे एक तो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं तो वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए, तो पहले हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एंगल फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल आपकी ज्योमेट्री है, कोई फिजिक्स का अलग से स्किल वहां पे नहीं लेना है। अगर यही डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में अगर मैं इस पॉइंट पे एक वर्टिकल ड्रॉ कर दूंगा तो कंडीशन क्या होती है, देखो ये सरफेस इन कांटेक्ट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है। आपको ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया है तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंड वहां पे इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब ये टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री, तो 90 में से ये 60 गया, मतलब ये एंगल कौन सा बनेगा, 30 डिग्री बनेगा ना। यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये वर्टिकल के साथ यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री इतना एंगल, एंड यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाएगा 60 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो अब जाके अपन इसकी एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी में क्या होगा, अब ये स्फीयर को मैं पॉइंट मास शो करता हूं, इसका वेट जाएगा डाउनवर्ड, मास दिया है 100, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स रहेगा, 1000 न्यूटन। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में ये एनबी एक्ट हो रहा है, कितना है हमें मालूम नहीं है। अगर मैं इस एनए के कंपोनेंट लूंगा, अगर देखो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एन ए कॉस ऑफ 60 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एन ए साइन ऑफ 60। क्लियर? यस नो? यस सर। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप में डायरेक्ट इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर पहले ही बोला है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वेट टू 0 कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एन बी इक्वल्स टू एन ए कॉस ऑफ 60 है। उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस अगर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन ए साइन 60 इक्वल टू 1000 है। क्लियर? तो यहां से एन ए एन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस नो? यस सर। करो फिर। चलो करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहले यहां से एन ए बनेगा साइन 60 √3/2, मतलब ये बनेगा 2000 डिवाइडेड बाय √3। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये एन बी बनेगा 2000 अपॉन √3 इंटू कॉस ऑफ 60 मतलब 1/2। सो एन बी बनेगा 1000 अपॉन √3 न्यूटन। न्यूटन हो गए दोनों भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक बार खुद सॉल्व करके क्रॉस चेक करो आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके, √3 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन हमें इस फॉर्मेट में दिए जाते हैं, तो पहले इस फॉर्मेट में आंसर आना मस्ट है, कंपलसरी, नेसेसरी है। ओके तेजस, गुड। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें डिस्कशन करना है अबाउट स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग को अगर ब्लॉक्स कनेक्ट किए जाएंगे तो उसमें डेवलप होने वाला टेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम कल भी इंट्रोड्यूस की थी कि एक स्ट्रिंग होती है, उसमें जो टेंशन डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा से कहां पे होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब यहाँ पे अगर इस बॉडी का वेट m1g डाउनवर्ड एक्ट होगा तो टेंशन जाएगा अपवर्ड। अगर बोला है कि बॉडी मूव नहीं हो रही है, मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब T इक्वल्स टू बनेगा mg या फिर m1 बोला है तो m1g। ठीक है, अगर सेम केस में यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको, आगे हमें वैल्यू पुट करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ठीक है, आपको इस तरह की स्ट्रिंग दी है और बोला है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में जो है वो 200 न्यूटन इतना टेंशन डेवलप होता है, तो उस केस में ये ब्लॉक का मास कितना होगा? 20 kg. क्या करना पड़ेगा? T इज इक्वल्स टू एम जी, यम इज इक्वल्स टू टी अपॉन जी, 200 अपॉन 10 यानी ये बनेगा 20 किलोग्राम. दिस विल बी द मास ऑफ द गिवन ब्लॉक. ठीक है, अभी सेम टाइप का पार्ट आपको दिया है, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको बोला है कि पहले एक स्ट्रिंग, उसके बाद एक ब्लॉक और एक स्ट्रिंग और एक ब्लॉक. पहले ब्लॉक का मास दिया है आपको 10 kg, दूसरे ब्लॉक का मास दिया है 20 kg. तो उस केस में आपको बोला है कि ये स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T2 है, तो फाइंड करो वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2. एक्सलेंट, वेरी गुड श्रवण, प्राउड ऑफ यू बेटा. बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की है. चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कमन फास्ट. ओके, सबके आंसर आ रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूं. सबसे पहले अपन यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो हमें मालूम है अगर 20 kg ब्लॉक की बात करेंगे तो 20 kg के लिए नीचे एक्ट होगा mg, एंड ये mg मतलब रहेगा 200 न्यूटन, और इसको बैलेंस करेगी ये टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी T2. तो ये T2 बनेगा 200 न्यूटन फर्स्ट ब्लॉक. ये 20 kg वाली ब्लॉक के लिए खत्म हो गया डिस्कशन. वही पार्ट अगर अपन 10 kg ब्लॉक के लिए देखेंगे तो 10 kg ब्लॉक के लिए नीचे एक्ट हो रहा है T2, ऊपर एक्ट हो रहा है T1. एट द सेम टाइम इसका जो वेट होगा यानी ये 100 न्यूटन वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा. तो यहाँ पे कंडीशन ये हो रही कि T1 इज बैलेंस्ड बाय T2 प्लस 100, बट T2 तो आपको 200 मिला है पहले से, यानी T1 आ गया 300 न्यूटन. यानी सबके आंसर्स यहाँ पे करेक्ट है. ओके, चलो सेम क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग रिलेटेड दिया है और बोला गया है कि इस तरह के ब्लॉक्स कनेक्टेड है स्ट्रिंग को, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे 3 ब्लॉक कनेक्टेड है. और यहाँ पे जो टेंशन होगा T1, T2 एंड T3, ऐसे 3 टेंशन है जिसमें आपको मासेस दिए हैं 20 kg, 20 kg एंड 10 kg. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1, T2 एंड T3 है. अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबको आ रहा है आंसर. चलो करो सॉल्व पटपट. क्या होगा? 1 बाय 1. देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक प्रोसीजर फॉलो करो. पहले अपन 20 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. शुभम भी आंसर दे रहा है, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू. तो ये बनेगा 200 न्यूटन डाउनवर्ड, इसको बैलेंस करने वाला टेंशन T3, यानी यहाँ पे T3 आ गया 200 न्यूटन. सेम अगर दूसरे 20 kg के लिए अगर ड्रॉ करेंगे FBD, तो उसका क्या हो रहा है, नीचे T3 एक्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम उसका 200 न्यूटन वाला वेट एक्ट हो रहा है, इनको बैलेंस कर रहा है T2. यस, तो यहाँ पे T2 का आंसर मिलेगा 200 प्लस 200 यानी 400 न्यूटन. एंड एट द सेम टाइम अगर एंड में 10 kg वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे तो इसका 100 न्यूटन एंड नीचे का टेंशन T2 होगा, ये दोनों बैलेंस करने के लिए T1 रहेगा. तो ये T1 इक्वल्स टू बनेगा 500 न्यूटन. तो 200, 400 एंड 500. ठीक है, आई एम गेटिंग आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ आंसर्स. एक्सलेंट, वेरी गुड. ठीक है, तो यही पार्ट है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे डायरेक्शन याद करो. ये टेंशन जो है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक एक्ट होता है. यहाँ पे नीड नहीं थी इसलिए मैंने उसको ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये टेंशन के डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, चलो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि ये T3 जो है वो एक्ट हो रहा है विच इज 700 न्यूटन, और यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक, इनके मासेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ये M1 है 20 kg, ये M2 है अगेन 20 kg. तो उस केस में ये M3 कितना होगा, सो दैट ये T3 जो है वो 700 न्यूटन बनेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे M3 मतलब मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कोई भी प्रोसेस आपकी चेंज नहीं होगी, सेम प्रोसेस से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. चलो डू इट. एक्सलेंट, वेरी गुड.
लेकिन रॉन्ग हो गया श्रवण, आंसर जल्दी आ गया लेकिन आई थिंक रॉन्ग हो गया। देखो ऊपर के 2-4 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, वहां से आपको आइडिया आ गया होगा कि सबसे ऊपर जो टेंशन होता है वो मास इंटू जी होता है। यहाँ पे अगर 2 ब्लॉक है तो इनकी एडिशन इंटू जी होता है, यानी ये टी 300 न्यूटन बना था। उसी तरह से यहाँ पे भी 20 यानी ये 50 इंटू 100 सॉरी 10 यानी ये 500 बना था। तो इसका मतलब अगर ये T3 700 न्यूटन है तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे g 1 0 कैंसिल होगा, ये 20 हो जाएंगे, यानी m3 विल बी 30 kg। यानी कि देखो बाय प्रैक्टिस ये सारी बातें डेवलप होती है, ये जो शॉर्टकट्स है हर बार आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करके इसके बारे में आइडिया आएगी। ठीक है, डिफरेंट आंसर सारे बेटा, आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर 10 50 70। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, देखो फॉर्मूला क्या है, अब देखा है हमने अब तक के कि सारे मासेस के एडिशन इनटू जी इक्वल टू टेंशन आता है, अगर टॉप का होगा तो। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, आई थिंक किसी का आंसर सेम नहीं है। तो अगर m1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे T1 आएगा, तो T1 आता है 200 न्यूटन। उसी तरह से यहाँ पे T2 आएगा, FBD ड्रॉ करेंगे तो T2 कितना आएगा, ये आएगा 400 न्यूटन। एंड अगर ये T2 400 है तो ये M3 वाले ब्लॉक के लिए कंडीशन बनेगी, ये 700 इज बैलेंस्ड बाय एक 400 एंड एक mg। यानी अपन इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 700 इज इक्वल्स टू 400 प्लस mg, यानी यहाँ पे 300 इज इक्वल्स टू mg आएगा, फिर से g एंड 10 कैंसिल होके m बनेगा 30 kg। अब दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया है, इज दैट क्लियर? चलो रिप्लाई करो, क्लियर? ओके, यस सर। मतलब प्रैक्टिस कर करके ये आइडिया डेवलप होती है, एंड उसको मतलब कोई भी शॉर्टकट जितने है पॉसिबल मैं लिख के तो दूंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ शॉर्टकट छुपा हुआ होता है जो बस आपको प्रैक्टिस के बाद ही मालूम होगा। ठीक है, चलो अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5 ऐसे 5 ब्लॉक कनेक्ट किए और बोला यहाँ पे टेंशन डेवलप होता है 1200 न्यूटन, इसका मास 20 kg है, ये 40 kg है, देन ये 10 kg है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? चलो अब ओरली करना है, कोई फ्री बॉडी डायग्राम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब हम उसका ज्यादा यूज भी नहीं करते, कर सकते ओरली तो करो, अदरवाइज फ्री बॉडी डायग्राम से करो। वेरी गुड देवेश, श्रवण, अब करेक्ट है। देखो कंडीशन क्या होगी, टोटल टेंशन इक्वल टू ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, कितने हैं 1 2 3 4 5 प्लस m5 इंटू जी रहेगा। तो यहाँ पे हम t को 1200 पुट करेंगे, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये 120 इक्वल्स टू बनेगा 100 प्लस m, यानी m आ गया 20 kg। है क्लियर सबको? अब ओके डन। ये 10 किसका आ रहा है फिर से ही, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। मतलब है स्ट्रिंग का डिफरेंट कुछ नहीं है, बस वहां पे हमें मास पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में डेटा दिया जाता है, जिसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे डिस्कस किया था हमने? मास पर यूनिट लेंथ वाला कंसेप्ट याद है क्या? यस नो? चेन में सर। वेरी गुड, Chain चेन में डिस्कस किया था। तो ये सारी जो बातें हैं ये कब एप्लीकेबल है? अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो। ये मैंने पहले भी बोला था, चाहिए तो अभी लिख के देता हूं इसको एक्सप्लेन करने से पहले। इन केस ऑफ massless string, tension will be same at every point। मतलब अगर स्ट्रिंग के मास के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो उसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस रहेगी। एंड अगर स्ट्रिंग मासलेस है
तो उसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो है वो टेंशन सेम रहता है, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी बोलेंगे, हम उसी टेंशन को वहां पे लिख देंगे। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि इफ अ स्ट्रिंग हैव और हैज अ मास, then tension will be different at different point। अगर वहां पे मास दिया तो हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग वहां पे टेंशन में भी क्या होगा, चेंज ऑकर होगा। कैसे, उसके लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको बोला है कि फिर से एक रिजिड सपोर्ट है, एंड ये रिजिड सपोर्ट को जो है हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है। अब ये स्ट्रिंग को मास है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे हेवी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग है और इसको मास भी है, और बोला है कि इस स्ट्रिंग का टोटल मास है कैपिटल यम, तो कैपिटल यम बन गया मास ऑफ स्ट्रिंग, या फिर उसको टोटल मास भी बोल सकते हैं। देन अगर मैं यहां पे इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है उसको L कंसीडर करूंगा, तो ये L बन गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देवेश, ऊपर बोलना है या नीचे बोलना है तुझे? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया, डन। तो आपको इस तरह की स्ट्रिंग जब भी देंगे तो उसका मास आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे, या फिर मास पर यूनिट लेंथ के बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो यम अपॉन एल मतलब क्या होता है, देखो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको बोला जाता है एज मास पर यूनिट लेंथ। इसको बोला जाता है एज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया, इसका मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ देंगे। तो चेन में भी मैं सेम पार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि सपोज आपको बोला गया है कि इस तरह का एक 2 मीटर की स्ट्रिंग आपको दी है, ठीक है, ये इसको मास भी है, और बोला है कि इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है, एंड इसका जो मास है वो है 10 kg। और अगर हमें पूछा जाता है कि वहां पे 0.4 मीटर इतनी लेंथ का मास कितना होगा, तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ जो मास पर यूनिट लेंथ होता है उसको गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, 10/2 मतलब 10/2 मतलब 2 नहीं ना, 5 इंटू लेंथ कितनी है 0.4, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 kg, यानी 0.4 मीटर इस लेंथ का मास कितना होता है, 2 kg। तो इस तरह से अपन किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का मास अगर कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो सेम कंसेप्ट बस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दी जाएगी और उसको बोलेंगे कि मास भी है, और आपको बोला जाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ है, कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ है, और ये लेंथ आपको दी है x, तो x इतने डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो आपको बोला जाएगा फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। जो पॉइंट P दिया जा रहा है उसके ऊपर आपको टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह का अगर स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो हमारा काम क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग को कट करना। वहां पे हम स्ट्रिंग को कर देंगे कट, और स्ट्रिंग को कट करने के बाद हमें यहां पे जो लेंथ दिखेगी वो लेंथ कितनी रहेगी, बोलो? ये टोटल लेंथ L थी, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची यहाँ पे? L minus P। L माइनस एक्स। लेकिन ये L माइनस एक्स वाली लेंथ इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगी, या फिर जो कट करके हमने ये लेंथ निकाल दी है जिसकी लेंथ x है, ये टेंशन प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट केस और सेकंड केस, मतलब देखो First। पॉइंट P पे जो टेंशन डेवलप होने वाला है उसको रिस्पॉन्सिबल ये x लेंथ जो है स्ट्रिंग की वही रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes। तो मैं यहां पे अगर FBD ड्रॉ करूंगा तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो है इतने स्ट्रिंग का मास नीचे एक्ट होगा
इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उतना ही टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा। यानी फिर से इक्वेशन बनेगा T इज इक्वल्स टू m इंटू जी। क्लियर? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे मास कितना था इस स्ट्रिंग का मेंशन नहीं किया है, तो इस मास को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो क्या किया है मैंने, मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ करना पड़ेगा, m बाई एल इंटू एक्स। यानी फाइनली मुझे टेंशन की वैल्यू कितनी मिलेगी? m बाई एल इंटू एक्स, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं mg अपॉन एल इंटू एक्स। इसका मतलब ये टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस x, लेकिन कंपलसरी ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया जा रहा है? फ्रॉम फ्री एंड, जहां से उसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया था उस एंड से नहीं, फ्री एंड से हम ये डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको बोला जा रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, यहां पे देखो ये जो लोवेस्ट पॉइंट यहां पे रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना होगा? कोई बोल सकता है? कम ऑन फास्ट। 0. अरे इसके नीचे कोई मास ही नहीं है तो इसको टेंशन कोई प्रोवाइड ही नहीं करेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लोवेस्ट पॉइंट पे x कितना रहेगा? 0। 0. x 0 रहेगा तो टेंशन विल बी 0. 0. उसी तरह से आपको अगर बोला जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जिस पॉइंट पे रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, मतलब ये वाले पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी बोलो? All. हाउ मच? L. यहाँ पे x इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल L, तो टेंशन कितना रहेगा? mg by l. टोटल मास इंटू जी। एल एल तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अगर मैं x को L बोल दूंगा तो ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन बनेगा सिर्फ m इंटू जी। क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes. चलो अभी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। आपको एक रिजिड सपोर्ट दिया है और बोला है कि इस रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग का टोटल मास आपको दिया है 20 kg एंड इसकी लेंथ है 40 मीटर, और आपको बोला है कि एक पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। यहां पे पॉइंट P है, तो आपको फाइंड करना है टेंशन एट P। देखते कितने लोग करेक्ट कर पाते हैं। चलो शुरू हो जाओ। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व या मैं करके दूं? एक्सलेंट, वेरी गुड। श्रवण का आंसर भी आ गया। यस यशवंत, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू यशवंत, बहुत जल्दी मैचअप कर दिया। चलो तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट P के ऊपर जो यहाँ पे टेंशन इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मास है वो है कितना। तो वहां पे मैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू जब x लेता हूं तो मास 20 रहेगा, लेंथ 40 रहेगी, इंटू ये x कितना लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा या और कुछ लेना पड़ेगा? 10. 10 नहीं लेना पड़ेगा, ये 30 लेना पड़ेगा। क्यों 30 लेना पड़ेगा? अब कौन बोलेगा? सर टोटल लेंथ 40 मीटर है इसलिए। क्योंकि देखो पॉइंट P के लिए ये जो डिस्टेंस है मैंने दिया रिजिड सपोर्ट से, और ऊपर मैंने यहाँ पे बोल दिया था आपको कि हर बार जो डिस्टेंस अपन लेंगे, कहां से लेने का डिस्टेंस? फ्री एंड से। यहाँ पे लिख के भी दिया था देखो, हाँ ये डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? फ्री एंड से। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पॉइंट P पे टेंशन कितना रहेगा? 150 न्यूटन। यानी थोड़े आंसर्स में करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये समझ में आ गया कि 150 कैसे आ गया? एस नो? Yes, sir. चलो अगर आपको दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है Q और बोला जा रहा है कि ये Q का जो डिस्टेंस है वो है ऊपर से 30 मीटर,
तो Q पे टेंशन कितना होगा ये निकालना है। अब 50 आएगा, वेरी गुड। कैसे? यहां पे भी अपन m बाय एल इंटू एक्स करेंगे। m तो कितना है 20, l कितनी है 40। अब यहाँ पे x जो है वो रिमेनिंग मतलब इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो है 10 मीटर, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 इंटू जी मतलब 50 न्यूटन। अगर आपको सिमिलर वे से यहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा यहाँ पे और वो है R, तो टेंशन एट पॉइंट R कितना होगा? व्हाट विल बी द टेंशन एट पॉइंट R? R कहाँ पे देखो, ये R है, 0 जीरो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि Zero. बॉटम से उसका डिस्टेंस तो जीरो है। अगर आपको बोला गया यहाँ पे एक पॉइंट है A, तो टेंशन एट पॉइंट A कितना होगा? सर डायग्राम शो करो एक बार। व्हाट विल बी द टेंशन एट A? 200. 200। Yes, sir. 200। क्या करना होगा यहाँ पे? टोटल m इंटू जी, मतलब ये Yes. बनेगा 20 इंटू 10, दैट विल बी 200 न्यूटन। फिर डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वहां पे बस आपको मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। हो जाएगा फिर ये? यस सर। चलो, लेकिन ये Yes, कब sir. एप्लीकेबल है? अगर स्ट्रिंग को मास है एंड वो दिया है तो। अगर स्ट्रिंग को बोला है मासलेस है तो इतनी झंझट करने की जरूरत ही नहीं, वहां पे उसको सीधा सीधा अपन निग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते। क्लियर? यस Yes, सर। sir. अगर आपको पर्टिकुलर यहाँ पे अरेंजमेंट में इस तरह के कोई भी चेंजेस करके देंगे तो उससे डरना नहीं है। डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट से एकदम सिंपल केस होती है। आपको बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m, और हम उसको कर क्या रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट ये स्ट्रिंग जो है इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे इक्विलिब्रियम पे आ रही है। समझ सकते नहीं? ये कंडीशन, ऐसी स्ट्रिंग थी, ब्लॉक कनेक्ट था, फोर्स अप्लाई किया, इस तरह से लेके गए और यहाँ पे उसको छोड़ दिया, ये फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है एंड यहाँ पे जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो 5 kg है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा ये कैलकुलेट करो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? ऐसे डिफरेंट फोर्सेस दिख गए तो हमें उसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले FBD. एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर इस एम वाले पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कंडीशन क्या होगी? नीचे जाएगा वेट कितना रहेगा 50 न्यूटन, 15 Newton. इधर जाएगा 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। अब ये टेंशन जो है वो ना वर्टिकल के अलोंग है ना हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, वो एक्ट हो रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर थीटा है यहाँ का तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा। ये भी थीटा रहेगा ना। तो थीटा Yes, का sir. एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। T ये हो गई sin उसकी theta. एफबीडी। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में बोली तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की सम 0, वर्टिकल फोर्सेस की सम 0, यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल्स टू 20। यहाँ पे थीटा आपको दिया था, कितना है थीटा? 45 degree. तो टी कितना बनेगा? क्लियर? यस नो? यस सर। अगर सेम क्वेश्चन है और उसमें आपको ये थीटा दिया ही नहीं है और फिर भी बोला है टेंशन कैलकुलेट करो, कर सकते हैं क्या? देखो सेम क्वेश्चन है, थीटा दिया नहीं और बोला टेंशन कैलकुलेट करो। कर सकते क्या? यस नो? क्या करना होगा? फिर से वही इक्वेशंस बनेंगे।
टी कॉस थीटा बनेगा इक्वल्स टू 50, टी साइन थीटा इक्वल्स टू बनेगा 20। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है tan 30 इज इक्वल्स टू 2/5 और यहाँ पे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5। तो यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ 2/5 थीटा को पुट करके यहाँ पे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 प्लस 2500, यानी टी इक्वल्स टू कितना बनेगा? क्लियर? सिंपल मैथमेटिक्स ही आपका 10 का लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ओनली। देखो समझ में आता है क्या? मैंने जो किया वो करेक्ट है क्या वो भी देखो एक बार, क्रॉस चेक करो क्लियर है या नहीं है। यस नो? क्लियर। क्लियर है सर। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट देंगे उससे डरना नहीं है। हमारा जो रूल है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस देखने के, कोई अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नहीं है तो उनको क्या करने का, रिजॉल्व करने का इनटू दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। श्रवण, ये स्क्वायर करके ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें मालूम था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसलिए। तेजस ओके? यस सर। शिवम, ऊपर की केस मतलब कौन सी केस बोल रहा है तू? ये या ऊपर यहाँ पे? यही सर, वो नीचे वाले। हाँ यही सर। इसमें टेंशन क्या? यस सर। कब अगर थीटा दिया जाएगा तो, या नहीं दिया होगा तब? थीटा 45 दिया था सर तब। हाँ तो वो केस अलग थी ना। अब मैंने क्या बोला कि अगर थीटा नहीं है तो फाइंड करो, थीटा 45 है तो हमने कैलकुलेट किया था, अभी याद नहीं मुझे आंसर। ओके। तो उसको साइन कॉस कहीं पे भी पुट करेंगे तो यू विल गेट आंसर इन दैट केस। ओके यस सर। चलो, अभी आपको सिमिलर एडजस्टमेंट दी है और उस एडजस्टमेंट में बोला है कि इस तरह की दो वॉल है और इस वॉल को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर रहे हैं और उनको कनेक्ट करके एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है एज 20 kg सस्पेंड कर रहे हैं। और इसको जो दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन डेवलप होगा T1 एंड यहाँ पे और एक स्ट्रिंग है जो इस तरह की इंक्लाइन कनेक्टेड है और इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो है T2 और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाती है वो है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो उस केस में आपको फाइंड करना है T1 एंड T2। तो यहाँ पे T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं क्या? देखो डायग्राम देख के फिर से बोल रहा हूं मैं, डरना नहीं है, हमारी प्रोसेस हम अप्लाई करते जाएंगे। क्या होगा, ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे O वाला, इस O वाले पॉइंट पे अगर मैं FBD ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या, देखो ये भी स्ट्रिंग है, इसके टेंशन को मैं TO बोलता हूं। तो ये नीचे जो है यहाँ पे टेंशन रहेगा TO, बट ये ब्लॉक के लिए अगर अप्लाई करेंगे 20 kg के लिए, नीचे जा रहा है 200 न्यूटन, ऊपर आ रहा है TO, यानी ये TO इक्वल्स टू 200 न्यूटन, हमें पहले ही मिल जाता है आंसर। तो यहाँ पे मैं नीचे ये जो टेंशन है इसको TO बोल रहा हूं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो टेंशन है वो T1 है और इधर एक्ट होने वाला जो टेंशन है 30 डिग्री से वो है T2। तो हमें यहाँ पे T2 को क्या करना पड़ेगा, T2 को क्या करना पड़ेगा, 30 to 400 न्यूटन रिजॉल्व करना पड़ेगा टू कंपोनेंट्स में। तो ये बनेगा T2 cos ऑफ 30 एंड ये बनेगा T2 sin 30 एंड ये T0 जो है वो 200 न्यूटन हमने कैलकुलेट किया है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब T2 cos ऑफ 30 इक्वल्स टू रहेगा 200 न्यूटन एंड T2 sin 30 इज इक्वल्स टू रहेगा T1। तो अगर मैं T2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूंगा तो T2 बनेगा cos 30 होता है 400 न्यूटन आता है 32। 400 √3 क्या, नहीं सर, सिर्फ 400। ये क्या बनेगा, अंडर √3 रूट 3 आता /2, सर। मतलब 400/√3 न्यूटन ना T2। यस सर। बराबर है सर। ओके हाँ यस सर। वही T2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा 400/√3 sin 30 होता है 1/2, ये बनेगा T1। तो T1 कितना आएगा, 200/√3। 200 मतलब सिंपल कुछ भी वहां पे एक्स्ट्रा का एडजस्टमेंट नहीं करना है,
जो बेसिक हमारे इक्वेशंस थे, हमारा मतलब जो कंडीशन था उसको अप्लाई करेंगे तो वहां पे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सिमिलर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है कि एक रिजिड सपोर्ट है। अब इस रिजिड सपोर्ट को इस तरह से दो पुली कनेक्ट कर रहे हैं अपन। एक्चुअल पुली की जो प्रॉब्लम है आगे आने वाले हैं। अरे ओके, इस तरह की दो पुली कनेक्टेड है और इस पुली को हमने यहाँ पे इस तरह की दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट करके एक मास कनेक्ट किया है। और ये मास हमें दिया है एज 4 mg। और यहाँ पे जो है दूसरा और एक मास कनेक्टेड है जो है mg। यहाँ पे भी सिमिलर मास कनेक्टेड है और ये भी कितना है mg। और आपको बोला है कि इन पूरी केस में जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है वो एक ही स्ट्रिंग है, दो दो स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर ये स्ट्रिंग सेम है तो इस पर्टिकुलर केस में ये वर्टिकल के साथ में ये स्ट्रिंग जो एंगल बनाती है अल्फा, तो ये एंगल अल्फा कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो कर सकते हैं क्या इसको? देखो सिंपल, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। हमारा जो बेसिक रूल है 4 mg के लिए वही अप्लाई करेंगे। तो 4 सर- mg के लिए अगर FBD ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं मैं? 4m उसका मास था, 4 mg उसका वेट है और वो कहां पे जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो टेंशन के कंपोनेंट्स होंगे, इसका t cos अल्फा एंड इसका भी t cos अल्फा, मतलब ये बनेगा 2t cos अल्फा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन रहेगा? इसका t sin अल्फा एंड इसका भी t sin अल्फा, जो इक्वल है इसलिए कैंसिल करेंगे तो उनका कोई डिस्कशन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये समझ में आती है कि ये केस? यस सर। तो बस वहां पे कंडीशन हो गई 2 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू है 4 mg। एंड अगर मुझे यहाँ पे इसके लिए या फिर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो वहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि mg इक्वल्स टू t है। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो ये टेंशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू एम जी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4 इंटू एम जी। तो एम जी कैंसल, 2 कैंसल, तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2, जो क्या है इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह से 4 mg को ये दोनों mg इक्विलिब्रियम में मेंटेन ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? यस तो सर। इम्पॉसिबल केस है, mg लेकिन इस प्रोसेस से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सर दोनों में भी mg सेम है। क्या क्या नहीं, ये दोनों की इधर के सेम है mg, लेकिन ये दोनों mg यहाँ पे 4 mg को पकड़ के नहीं रख सकते, इसलिए ये cos अल्फा 2 आ गया। अगर ये 4 mg को मैं बोल दूंगा कि 4 की जगह पे यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ mg है, तो सेम इक्वेशन क्या बनेगा फिर? 2 इंटू एम जी इंटू कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ mg। तो ये mg कैंसिल होगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बनेगा 1/√2 एंड कॉस का कौन सा थीटा 1/√2 होता है? 45 डिग्री। मतलब ये √2 टाइम्स ऑफ mg इतना तो बैलेंस कर सकता है, इसलिए ये पॉसिबल केस हो गई। लेकिन जो क्वेश्चन में मैंने दी थी 4 mg वो वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस क्या होती है वो मुझे एक्सप्लेन करना था। क्लियर? यस सर। सो यहाँ पे Recording हमने stopped. स्ट्रिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के उनका भी डिस्कशन कर